तो दोस्तों, आज की कहानी रक्तमयी नदी का दूसरा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। आदित्य ने झील के किनारे पहुंचते हुए देखा कि पानी गहरा और काला था। झील के किनारे पर खड़े होकर उसे महसूस हुआ कि यह झील केवल एक पानी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक दर्पण है जिसमें अतीत और वर्तमान का मिलाजुला रूप देखा जा सकता है। वह धीरे धीरे झील के पानी में झांका और देखा कि उसमें विकृत और डरावनी आकृतियां चल रही थीं। अचानक झील से एक बड़ी श्वेत आकृति निकली जो धीरे धीरे आदित्य के सामने खड़ी हो गई। यह आकृति एक महिला की थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी वेदना और निराशा थी। तुम कौन हो? आदित्य ने उससे पूछा। आकृति ने धीमे से कहा, मैं काली झील की आत्मा हूँ। कई सालों से मैं इस झील में बंधी हुई हूँ। तुमने विक्रम सिंह की आत्मा को शांति दी, लेकिन क्या तुम हमारी मदद करोगे? आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, मैं मदद करूंगा। मुझे बताओ, तुम्हारे लिए क्या किया जा सकता है? आकृति ने कहा, हम सब आत्माएं यहाँ उस समय फंसी थी जब राजा विक्रम सिंह ने इस झील में मानव बलि दी थी। हम यहाँ मुक्ति की राह देख रहे हैं, लेकिन हमारी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली। तुमने विक्रम सिंह की शक्ति को नष्ट कर दिया, लेकिन हमारी यात्रा अब भी अधूरी है। आदित्य ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक और आत्मा का मुद्दा नहीं था, बल्कि यह उस पूरी काली झील में बसी आत्माओं की मुक्ति का सवाल था। उसे समझ में आ गया कि विक्रम सिंह की दुष्कृतियों ने केवल एक ही गांव या स्थान को नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की आत्माओं को प्रभावित किया था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे क्या करना होगा? आदित्य ने कहा। आकृति ने धीरे धीरे कहा, इस झील का पानी और उसमें बसी आत्माएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। यदि तुम इस पानी में कुछ पुरानी सामग्रियां मिलाकर उसे शुद्ध कर सको तो हमारी आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है। आदित्य ने ध्यान से सुना और फिर उस स्थान के चारों ओर देखा। वह जानता था कि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन उसने पूरी तरह से संकल्प लिया था कि वह इसे पूरा करेगा। आदित्य ने काली झील के पानी को शुद्ध करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया शुरू की। उसने पुराने ग्रंथों और माई धनेश्वरी से सीखी हुई विद्या का उपयोग किया। उसने झील के पानी में कुछ विशेष औषधियां डाली और मंत्रों का उच्चारण किया। धीरे धीरे पानी का रंग हल्का होना शुरू हो गया और काली झील की जटिलता और भय कम होने लगे। अचानक झील के पानी से एक चमकती रोशनी निकली और कई आत्माओं ने आकर आदित्य को धन्यवाद दिया। काली झील में बसी आत्माओं को अब मुक्ति मिल चुकी थी। आदित्य ने अपनी आखिरी बार उस झील को देखा और महसूस किया कि उसने एक और महत्वपूर्ण कदम पूरा किया था। काली झील के बाद आदित्य का दिल और भी दृढ़ हो चुका था। उसे अब यह एहसास हो गया था कि दुनिया में रहस्य खत्म नहीं होते। हर नई खोज, हर नई चुनौती उसे और मजबूत बनाती थी। वह जानता था कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में और भी बहुत सी आत्माएं हैं जो मुक्ति की तलाश में हैं। आदित्य ने तय किया कि वह दुनिया भर में उन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करेगा जो अभी अंधेरे में छिपे हुए हैं। आदित्य की यात्रा पूरी दुनिया के रहस्यों की खोज में बदल चुकी थी। आदित्य की यात्रा काली झील के बाद एक और नई दिशा में मुड़ी। अब उसे अपनी अगली मंजिल का पता चल चुका था। वह किले के बारे में सुन चुका था जो पास के पहाड़ी इलाके में स्थित था। यह किला, जिसे शापित किला कहा जाता था, बहुत पुराना था और इसके बारे में कई भयानक किस्से भी सुनने को मिलते थे। लोग कहते थे कि उस किले में एक शक्तिशाली शाप था जो वहां रहने वालों को भूतिया ताकतों में बदल देता था। आदित्य ने सोचा, अगर यह शापित किला सचमुच मौजूद है तो इसे खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है। उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। इस बार वह अकेले नहीं, बल्कि अपने पुराने मित्र रोहन को भी साथ ले लिया। रोहन आदित्य का सबसे विश्वसनीय साथी था और हमेशा उसके साथ हर अजीब घटना का सामना करने के लिए तैयार रहता था। दूसरे दिन वे दोनों किले की ओर बढ़े। किले के पास पहुंचते ही आदित्य ने महसूस किया कि वातावरण में कुछ अजीब था। ठंडी हवा की एक झोंका आई और किले के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। किले का आकार बहुत विशाल था और उसकी दीवारों पर समय और घेराबंदी के निशान साफ साफ दिख रहे थे। किले की ऊंची मीनारें और जर्जर हुई दीवारें मानो उस किले की पुरानी और काली कहानी बयां कर रही थीं। यहाँ कुछ गलत है, आदित्य, रोहन ने कहा। उसकी आवाज में डर था। इस जगह से निकलते हुए मुझे लगता है कि हम किसी फंसी हुई आत्मा के जाल में फंसने वाले हैं। आदित्य ने उसकी बात सुनी और फिर उसे शांति से कहा, हम यहाँ सिर्फ एक कारण से आए हैं और वो है इस किले का रहस्य उजागर करना। डर को हम पर हावी नहीं होने देंगे। आदित्य और रोहन किले के भीतर प्रवेश करने लगे। अंधेरे में चलने के दौरान उन्हें पुराने समय के निशान दिखाई देने लगे।
किले में दीवारों पर उकेरे गए चित्र, जो किसी समय राजाओं और उनके परिवार के थे, अब मटमैले और धुंधले हो चुके थे। किले के एक बड़े कमरे में दोनों ने देखा कि वहां एक पुराना सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन के पास एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें अंदर एक मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति की आंखें खून से सनी हुई थी और उसकी मुंह से किसी ने एक चुटकी में खून भी बहाया था। आदित्य ने देखा कि मूर्ति के चारों ओर कुछ मंत्र लिखे हुए थे, जो अज्ञात भाषा में थे। यह क्या है? रोहन ने डरते हुए पूछा। आदित्य ने गंभीरता से जवाब दिया, यह एक शाप है। जिस दिन से यह मूर्ति इस किले में रखी गई थी, तब से इस किले में हर चीज बदल गई। ये मंदिर किसी आत्मा को बुलाने का कार्य करते हैं और जब तक यह मूर्ति यहाँ रहेगी, किले की शापित ताकतें नहीं रुकेंगी। आदित्य ने मूर्ति को देखा और उसे महसूस हुआ कि यह उसकी यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। उसे यह भी समझ में आ गया कि विक्रम सिंह का अतीत और उसका शापित किला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही आदित्य ने मूर्ति की ओर कदम बढ़ाया, अचानक किले में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। दीवारों से खटखट की आवाजें आ रही थीं और हवा में एक भयावह गंध फैलने लगी। तभी किले के अंदर की लाइटें मध्यम हो गईं और अंधेरा गहरा होने लगा। एक भयावह आवाज आई, तुम क्यों आए हो? तुम हमारी शांति भंग करने के लिए आए हो। आदित्य और रोहन ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन किसी को नहीं देखा। तभी एक कटा हुआ चेहरा सामने आया और एक मृतक आकृति धीरे धीरे उन्हें घेरने लगी। आदित्य ने अपनी पूरी ताबीज को सक्रिय किया और एक तेज रोशनी से उन आत्माओं को बाहर खदेड़ा। रोहन ने आदित्य से कहा, हमारी मदद चाहिए। यह जगह हमें नहीं छोड़ने देगी। हमें इसके भीतर से कुछ और ढूंढना होगा। आदित्य ने ताबीज की ताकत बढ़ाई और एक मंत्र उच्चारित किया। धीरे धीरे वह छाया रूपी आत्माएं दूर होने लगी, लेकिन उस किले में अब भी एक और बड़ा रहस्य छिपा था, जो आदित्य को समझने की जरूरत थी। किले के भीतर और भी खतरनाक घटनाएं घटित हो रही थी, लेकिन आदित्य और रोहन ने हार नहीं मानी। आदित्य ने महसूस किया कि किले के भीतर कुछ और था, जिसे खत्म किए बिना वे यहाँ से नहीं जा सकते थे। वह सिंहासन के पास गया और उस पुराने मंदिर में ध्यान से देखा। वह जानता था कि वह शाप का स्रोत मूर्ति ही थी, जो किले के भीतर एक डरावने इतिहास का प्रतीक बनी हुई थी। आदित्य ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस मूर्ति से शाप को हटाने के लिए एक तंत्र क्रिया की। उसके उच्चारित मंत्रों के साथ वह मूर्ति पूरी तरह से टूटने लगी और किले के भीतर की अंधेरी शक्तियां गायब होने लगी। किले में अचानक एक शांति का माहौल फैल गया। जो आत्माएं किले में बंधी हुई थीं, उन्हें मुक्ति मिल गई थी। आदित्य और रोहन ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि यह उनकी सबसे कठिन लड़ाई थी, जो उन्होंने जीता था। अब किले की सारी शापित शक्तियां खत्म हो चुकी थीं। आदित्य और रोहन ने किले को छोड़ दिया और वहां की एक नई शुरुआत का आभास हुआ। आदित्य का दिल अब और मजबूत हो चुका था और उसे यह एहसास हुआ कि उसने इस यात्रा में एक और बड़ी रहस्य की परत खोली थी। वह जानता था कि इस यात्रा के हर कदम में नई चुनौतियां, नए रहस्य और आत्माओं की मुक्ति का रास्ता था। आदित्य पूरी दुनिया में फैले उन अंधेरे राजों और शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार था, जिन्हें राजा विक्रम सिंह और उसके जैसे दुष्टों ने छोड़ रखा था। आदित्य की यात्रा अब सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया के अंधेरे रहस्यों को उजागर करने की यात्रा बन चुकी थी। आदित्य की यात्रा अब एक नया मोड़ ले रही थी। किले की मुक्ति के बाद आदित्य को यह महसूस हुआ कि जितने रहस्य उसने उजागर किए, उतने ही और रहस्य उसके सामने थे। उसकी अगली मंजिल एक पुराने और भव्य नगर की ओर थी, जिसे सुसंस्कृत नगर कहा जाता था। यह नगर ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व रखता था और कहा जाता था कि यहाँ के लोग अत्यंत बुद्धिमान थे, लेकिन समय के साथ यह नगर एक भूतिया स्थल बन गया था। आदित्य ने सुना था कि इस नगर में रहने वाले लोग एक अत्यंत प्राचीन ज्ञान के संरक्षक थे, लेकिन एक दिन अचानक उनका संपूर्ण समाज गायब हो गया। अब केवल खंडहर और वीरानियां बची थीं। यह नगर कई मायनों में रहस्यमय था। आदित्य ने तय किया कि वह इस नगर के रहस्यों को उजागर करेगा। वह और रोहन दोनों सुसंस्कृत नगर के खंडहरों में पहुंचे। वहां की हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा था और कहीं दूर से सोनी दीवारों के बीच गूंजती आवाजें सुनाई दे रही थीं। यह जगह कुछ अलग है आदित्य, रोहन ने कहा। यहाँ कुछ तो है जो हमें सामने नहीं आने दे रहा। आदित्य ने रोहन की बात मानी और शहर के बीचों बीच बने पुराने पुस्तकालय की ओर बढ़े। उस पुस्तकालय में कई पुराने ग्रंथ रखे हुए थे, लेकिन उनमें से एक ग्रंथ ने उसकी नज़र को खींच लिया। यह ग्रंथ बहुत पुराना था और उसके कवर पर उकेरी गई लकीरें कुछ अलग ही प्रतीत हो रही थीं। आदित्य ने उसे खोलने की कोशिश की और देखा कि उसमें बेहद गहरी और प्राचीन ज्ञान की बातें लिखी हुई थीं।
यह ग्रंथ बहुत खास है, आदित्य ने कहा। यह यहाँ के लोगों के ज्ञान का खजाना हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कुछ रहस्यमय और खतरनाक बातें भी हो सकती हैं। ग्रंथ की पहली कुछ पंक्तियां पढ़ते हुए आदित्य को एहसास हुआ कि यह सुसंस्कृत नगर कभी एक शक्तिशाली सभ्यता का हिस्सा था, जो बहुत ही विकसित और समृद्ध थी। लेकिन इस सभ्यता के पास एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था, एक ऐसा रहस्य जो उसके अंत का कारण बना। ग्रंथ में लिखा था कि इस नगर के लोग एक ऐसी शक्ति से खेल रहे थे जिसे वे पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। यह शक्ति एक प्राचीन तंत्र का हिस्सा थी जिसका उद्देश्य मानवता को उन्नति की ओर ले जाना था, लेकिन इसके प्रयोग से उन्होंने अपने अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। यह तंत्र शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य से किया गया था? आदित्य ने एक पंक्ति पढ़ते हुए कहा, क्या यह वही शक्ति है जो हमें आगे की यात्रा में परेशानी में डाल सकती है? ग्रंथ में यह भी लिखा था कि जब नगर के लोग उस तंत्र के साथ प्रयोग करने लगे तो उनके अंदर एक नई शक्ति का जन्म हुआ, लेकिन यह शक्ति उनके नियंत्रण से बाहर चली गई। इस तंत्र की प्रयोगशाला में एक भयंकर दुर्घटना घटी और नगर के लोग एक एक करके गायब हो गए। केवल उनकी भूत और आत्माएं यहाँ छिपी हुई थीं, जो अब तक इस नगर की खंडहरों में फंसी हुई थीं। आदित्य और रोहन को यह जानकर गहरा सदमा लगा कि यह नगर एक प्रकार से आत्माओं का जाल बन चुका था और उनकी मुक्ति का रास्ता केवल उस तंत्र को नष्ट करने में था। आदित्य ने यह फैसला किया कि वह इस तंत्र को नष्ट करेगा और इस नगर के छिपे हुए आत्माओं को मुक्ति दिलाएगा। उसने पुराने ग्रंथ से तंत्र के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। तंत्र के अनुसार इस शक्ति को नष्ट करने के लिए किसी अत्यधिक बलिदान की आवश्यकता थी। आदित्य और रोहन ने एक योजना बनाई, लेकिन उन्हें पता था कि यह एक बेहद खतरनाक काम था। हमारे पास समय बहुत कम है, आदित्य ने कहा। अगर हम समय रहते इस तंत्र को नष्ट नहीं कर पाए तो ये आत्माएं इस नगर में हमेशा के लिए बंधी रह जाएंगी। दोनों ने रात में तंत्र की प्रयोगशाला का पता लगाया जहां यह शक्ति एक बार प्रयोग की गई थी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि अंधेरे में कुछ आकृतियां धीरे धीरे उनके पास बढ़ रही थीं। ये वही आत्माएं थीं जो कभी इस नगर के निवासी थीं, लेकिन अब वे अंधेरे में खो चुकी थीं। तुम कौन हो? एक तेज आवाज आई और एक भूतिया आकृति सामने आई। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यह स्थान हमारे कब्जे में है। आदित्य ने शांति से कहा, हम यहाँ केवल तुम्हारी मदद करने आए हैं। हमें वह शक्ति नष्ट करनी है जो तुम्हारे अस्तित्व का कारण बनी है। आदित्य और रोहन ने मिलकर तंत्र के नाश की प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही आदित्य ने मंत्रों का उच्चारण किया, एक तेज रोशनी ने पूरे नगर को घेर लिया। अचानक जमीन से उठते हुए धुएं और घनी अंधेरी शक्तियों ने उनका सामना किया, लेकिन आदित्य ने अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित किया और तंत्र को नष्ट कर दिया। नगर के ऊपर एक भयंकर आंधी चलने लगी, लेकिन कुछ ही देर में यह शांत हो गई। आदित्य और रोहन ने देखा कि सभी आत्माएं अब शांति से विराम पा चुकी थीं और नगर के खंडहरों में फिर से एक ठंडी शांति छा गई थी। आदित्य ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह रहस्य अब खत्म हो गया है। इस नगर की आत्माएं अब शांति से विश्राम करेंगी। सुसंस्कृत नगर के बाद आदित्य और रोहन ने महसूस किया कि उन्होंने केवल एक और रहस्य नहीं हल किया, बल्कि एक और बड़ा अध्याय पूरा किया। नगर की आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी और इस किले के नष्ट हो जाने के बाद उनकी यात्रा में अगला कदम उठाने का समय आ चुका था। आदित्य अब और भी संकल्पित था, क्योंकि उसे यह एहसास हो गया था कि दुनिया भर में कई और स्थान हैं जो उसी अंधेरी शक्ति से प्रभावित हैं और उन सभी को मुक्ति दिलाने के लिए उसे अपनी यात्रा जारी रखनी थी। आदित्य की यात्रा अब सिर्फ अपनी व्यक्तिगत मुक्ति की नहीं, बल्कि दुनिया भर में फैली अंधेरी शक्तियों के खिलाफ एक बड़ी संघर्ष की यात्रा बन चुकी थी। आदित्य और रोहन अब एक नई दिशा में यात्रा कर रहे थे, एक ऐसे स्थान की ओर जिसे भूतिया जंगल के नाम से जाना जाता था। यह जंगल अपनी खौफनाक कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि यह जंगल अपनी गहरी शांति और सन्नाटे के बीच शापित था। कुछ लोग इसे एक अदृश्य द्वार मानते थे जो किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा था। आदित्य और रोहन को इस जंगल के रहस्यों का पता लगाने के लिए रास्ता चुनना पड़ा। उनकी यात्रा का यह पड़ाव बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस जंगल के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और जो जानते थे वे या तो डर के कारण चुप रहते थे या फिर उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी। जैसे ही आदित्य और रोहन जंगल में प्रवेश करते हैं, उन्हें महसूस होता है कि जंगल का वातावरण बहुत घना और अजीब था। हवा में एक कड़क गंध थी, जैसे कि किसी सड़े गले शव की। हर कदम पर उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उनके चारों ओर घने पेड़ और कांटेदार झाड़ियां थीं, जिनमें से कुछ को देखकर ऐसा लगता था कि ये किसी के हाथ पैर की तरह उगे हैं। यहाँ कुछ तो गलत है, आदित्य, रोहन ने डरते हुए कहा। यह जंगल हमें निगलने के लिए तैयार है।
आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ का रहस्य सिर्फ हमें ही हल करना होगा। हमें उस द्वार तक पहुंचना है जो इस जंगल के बीच कहीं छिपा हुआ है। जंगल में घने अंधेरे के कारण आदित्य और रोहन को अपनी इंद्रियों पर पूरा भरोसा रखना पड़ा। वे धीरे धीरे बढ़ते गए और उनके सामने एक रहस्यमयी रोशनी नजर आई। यह द्वार बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार हो। यह क्या है? रोहन ने चौंकते हुए पूछा। आदित्य ने उसे देखा और कहा, यह वही द्वार हो सकता है जिस बारे में लोग बात करते हैं। यह वह दरवाजा है जो इस जंगल को शापित करता है। जैसे ही आदित्य और रोहन ने उस द्वार की ओर कदम बढ़ाया, अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। कई आत्माएं, जिनका चेहरा अस्पष्ट था, अंधेरे से बाहर निकल आईं। वे सभी अपनी टूटे फूटे हड्डियों और घबराए हुए चेहरों के साथ आक्रामक तरीके से आदित्य और रोहन की ओर बढ़ने लगी। आदित्य ने अपनी ताबीज को सक्रिय किया और उच्चारित मंत्रों के साथ उन आत्माओं को खदेड़ा, लेकिन उन आत्माओं की शक्ति इतनी अधिक थी कि वे बार बार लौट आती। आदित्य ने महसूस किया कि यह द्वार किसी गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ था और इन आत्माओं को यहाँ आने का कारण भी यही द्वार था। अगर हम इस द्वार को नहीं बंद करेंगे तो ये आत्माएं कभी शांत नहीं होंगी, आदित्य ने कहा। हमें इस द्वार के भीतर के रहस्यों को जानना होगा। आदित्य और रोहन ने अंततः निर्णय लिया कि वे इस द्वार के भीतर जाएंगे। जैसे ही वे द्वार के पार कदम रखते हैं, उन्हें एक पूरी अलग दुनिया का एहसास हुआ। यह जगह बिल्कुल अलग थी, जैसे यह एक अंधेरे और पुराने समय की दुनिया हो। यहाँ चारों ओर सिर्फ शापित भवन और पुरानी संरचनाएं थीं। और सबसे अजीब बात यह थी कि यहाँ का समय बिल्कुल रुका हुआ सा लगता था। ना सूरज था, ना चांद, केवल अंधेरा। आदित्य और रोहन ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। वे समझ गए थे कि इस दुनिया में हर चीज सिर्फ एक भूतिया छाया जैसी थी। रास्ते में भी कई अजीब घटनाओं का सामना करते हैं। भूतिया आकृतियां जो अचानक सामने आ जाती, अदृश्य ताकतें जो उन्हें बार बार रोकने की कोशिश करती। लेकिन आदित्य ने अपनी ताबीज की मदद से हर बाधा को पार किया। फिर कुछ समय बाद वे एक विशाल महल के सामने पहुंचते हैं। यह महल बिल्कुल निर्जन और उजड़ा हुआ था, लेकिन उसकी दीवारों पर रहस्यमय प्रतीक और मंत्र उकेरे हुए थे। आदित्य ने महसूस किया कि यह महल उसी अंधेरे शक्ति का केंद्र हो सकता है जो इस द्वार के पार छिपी हुई थी। आदित्य और रोहन ने महल के भीतर प्रवेश किया। महल के अंदर एक बड़ा और भव्य हाल था जिसमें एक विशाल सिंहासन रखा हुआ था, लेकिन सिंहासन के पास एक काला धुआं फैल रहा था और वहीं खड़ी थी एक प्राचीन आकृति, एक अंधेरे शक्ति की हड्डियों से बना एक राक्षस। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसकी पूरी मौजूदगी एक भयानक शापित शक्ति का प्रतीक थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वह राक्षस गर्जते हुए बोला, तुम इस अंधेरे को नष्ट नहीं कर सकते। यह शक्ति मेरे नियंत्रण में है। आदित्य ने अपनी ताबीज को पूरी ताकत से सक्रिय किया और कहा, हम यहाँ इस अंधेरे शक्ति को समाप्त करने आए हैं। हम तुम्हारी हर ताकत को नष्ट करेंगे। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। राक्षस ने अपनी शक्ति से आदित्य और रोहन को दबाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने अपनी पूरी शक्ति से तंत्र क्रिया शुरू की। उसके मंत्रों के साथ महल में एक तेज उजाला फैलने लगा और राक्षस की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। आखिरकार आदित्य ने पूरी ताकत से उस अंधेरी शक्ति को नष्ट कर दिया। महल में एक भयंकर विस्फोट हुआ और अंधेरी शक्ति का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर से मिलेंगे अगली नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।